स्टूडेंट और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोग का आपके अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का जो भी डेरिवेशन होने वाला है प्रत्येक चैप्टर के, ठीक है। ईच एंड एवरी चैप्टर पे बात करेंगे और चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो सभी डेरिवेशन का अपन स्टार्ट करने वाले हैं कोर्स। ये स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे डेरिवेशन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेरिवेशन पूछता नहीं जी, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर देना जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, वीडियो प्रोसीड करेंगे। तो ये अपना लेक्चर 1 है इस कोर्स का और इसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर चैप्टर वाइज सभी चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी डेरिवेशन है सभी पे बात करेंगे। मैं डेरिवेशन के साथ साथ उनके जो भी कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होने वाला है मैं उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। डेरिवेशन पे बात नहीं होगी, उनसे रिलेटेड जो भी छोटे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उस पर भी बात करूंगा। तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको वीडियो से और आपको सभी डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता नहीं रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई भी डेरिवेशन आप फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे या कोई भी कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक। क्या होता है ये कूलम्ब्स लॉ? सभी को पता होगा कि अगर दुनिया में कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हो, क्या बोला सर? दो पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब सिंपल सा समझो कि बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, जिसका मास लगभग नेग्लिजिबल हो, कुछ मास हो ही नहीं, ठीक है, उसको पॉइंट चार्जेस बोला जाता है। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों के दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। अच्छा सर, पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। अगर पॉइंट चार्जेस नहीं रहा तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दोनों मूव कर रहे हैं, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं रहा तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होती। दोनों जो कंडीशंस है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला तो हर किसी को याद होगा लेकिन दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे बेसिस अपन जब डेरिवेशन करेंगे तो इन दोनों कंडीशंस की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में सर आपने बोला डिस्टेंस फिक्स रहा है, कितना डिस्टेंस मान ले सर? कुछ भी मान लो, लेट्स से आर अपन ने मान लिया, ठीक। तो कूलम ने बोला कि जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, वो जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज आपका के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा सर, ठीक है, के Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। सर अभी भी आपने लिखा आर तो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो आर डिस्टेंस है, ठीक है। Q1 Q2 क्या है सर? दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मैं सिर्फ डेरिवेशन पे बात करूंगा तो जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे छोटे छोटे बात मैं जल्दी से कर लूंगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको डीपली नहीं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप पहले से पढ़े हो कहीं से, अगर आपको पूरा चैप्टर क्लियर है देन आफ्टर ये वीडियो प्रोसीड करना ताकि आपको सिर्फ डेरिवेशन समझ में आ जाए, ठीक है। तो के क्या है? के आपको पता होगा कूलम्स कांस्टेंट होता है और के की जो वैल्यू होती है दैट इज के इज इक्वल टू बोला जाता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है आपको 9 इंटू में 10 की पावर 9 और जो यूनिट होती है दैट इज आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये के की वैल्यू होती है, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन से नेचर का होता है सर? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है दोनों के नेचर पे। अगर लाइक चार्जेस हुआ तो रिपल्सिव, अनलाइक रहा तो आपको अट्रैक्टिव। चाहिए बेसिक चीज आपको पता होगा, ठीक है। अब चलिए प्रोसीड करते हैं अपने डेरिवेशन पे। तो जो पहला डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछ सकता है दैट इज आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब ये क्या होता है सर? मतलब उसी कूलम्स लॉ को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलिए प्रोसीड करते हैं। अगर बात करें दो चार्जेस की, तो दो चार्जेस आपके पास कोई भी दुनिया में रखा है, ये है Q1 और ये है Q2। जब बात अपन वेक्टर फॉर्म से करते हैं तो इस Q1 Q2 की दूरी लेते हैं ओरिजिन से। क्या 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 बोला सर? कहां से? ओरिजिन से। तो लेट्स से इस R1 की जो दूरी है Q1 की जो दूरी है ये लेट्स से R1 है। अच्छा, वेक्टर में बात कर रहे हैं तो R1 वेक्टर है। Q2 की जो दूरी है लेट्स से ये बोल दिया गया कि ये R2 वेक्टर है, ठीक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि जब भी क्या बोला सर कि अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो दोनों चार्जेस की खुद में तो दूरियां लेंगे ही, साथ ही में उनकी जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन के कंपेयर में लेंगे। किसके कंपेयर में? ओरिजिन के कंपेयर में। अब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ली जाएंगी, मतलब R1 और R2 के रिस्पेक्ट में ली जाएंगी। तो यहां पे लगेगा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन से बात करो तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी दैट इज आपको R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर हो जाएगा जी, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये आप ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन अगर पढ़े होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि R1 माइनस में R2 कैसे हुआ, ठीक है। ट्रायंगल्स लॉ में थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं आपको। ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है कि अगर दो एरो एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, जैसे ये दोनों एरो है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं और अगर कोई तीसरा वेक्टर है जो इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है
तो जो अपोजिट वाला होगा ना, ये सी वेक्टर, ये दोनों फॉलो कर रहे हुए एरो वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर होगा। अगर सर एरो को पलटना होगा तो फिर माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा होता, हमको उस डायरेक्शन में करना है, तो ए वेक्टर बन जाता माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये मैथ्स में आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन के नाम पे। ठीक है, अब देखो फिर से वही काम करेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होता है अपना, F इज इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब की बार दोनों के बीच की दूरी क्या, दोनों के बीच की दूरी है डेल्टा r, तो ये हो जाएगा डेल्टा r वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या यही हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि बात वेक्टर की करते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कोई भी वेक्टर का उसका कैप होता है। जैसे अगर आर वेक्टर की बात करें, तो आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट इज आपका आर कैप। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप। ए वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप। ठीक, और कोई भी जो कैप होता है आर कैप, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर अपॉन में इसका मॉडुलस। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में मॉडर। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट k q1 q2 अपॉन में डेल्टा r का स्क्वायर। अच्छा, इसको मैग्नीट्यूड है तो इसको एक काम करते हैं मॉडुलस में ले लेते हैं। ठीक है, इनटू में आर कैप क्या हो जाएगा आपको, आर वेक्टर अपॉन में मॉड में आर वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर नहीं है, डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब डेल्टा आर यहां पे और डेल्टा आर यहां पे, तो क्यूब हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा k q1 q2 अपॉन में डेल्टा आर का होल क्यूब। ठीक है, यहां पे होल क्यूब हो गया, इनटू में क्या है आपका आर वेक्टर। तो इट इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये यहां पे आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि आपने कूलम्ब्स लॉ लगाया, सिंपल सा एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन का कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि अपन ने जो दूरी निकाला वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप वेक्टर के फॉर्म में निकाल रहे हो तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज आपको आर कैप डिफाइन करना पड़ेगा। और आर कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मॉडुलस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दूसरे डेरिवेशन पे, दैट इज आपका फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू रॉड। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि एक रॉड दिया है, इस रॉड द्वारा अगर मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है क्यू। ठीक है, तो अगर ये रॉड पे भी चार्ज है और रॉड पे कितना चार्ज है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, दैट इज आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा है आपका क्यू बाई एल। ठीक है, तो अब इस रॉड में और इस चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि दो चार्ज बॉडीज कभी भी रखा जाता है तो फोर्स लगता ही लगता है। ठीक, लेकिन सर अभी आपने तुरंत जस्ट पहले बताया कि दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे तभी कूलम्ब्स लॉ लगेगा। अब ये तो सर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, लेकिन सर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसका मास नेग्लिजिबल थोड़ी है, रॉड का मास नेग्लिजिबल थोड़ी होता है, तो इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पे रॉड को, अब देखो कोई भी स्टैंडर्ड बॉडी है ना वो छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर ही बना होगा। ठीक, तो एक काम करेंगे, रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। मान लो एक स्मॉल पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे स्मॉल पार्ट ले लिया, और इस स्मॉल पार्ट का हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इस स्मॉल पार्ट को जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, एक रॉड बन जाएगा। बताना पड़ेगा कि कहां से लेकर कहां तक जोड़ेंगे। अब जोड़ा कैसे जाता है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जोड़ने का एक तरीका होता है आपका इंटीग्रेशन। अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब आप चीजों को जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो, चीजों को जोड़ रहे हो। तो मैं काम करूंगा, इस छोटा सा जो एलिमेंट काट रहा हूं रॉड पे, इसको मैं लेट से बोल देता हूं कि इसका जो चार्ज है वो भी छोटा है, दैट इज आपका डी क्यू। ठीक है, ये डी क्यू मैंने बोल दिया, और इसकी दूरी भी डिफाइन करनी होती है कूलम्ब्स लॉ द्वारा हमेशा। तो दूरी जो है मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे आर। ठीक है, आर नहीं मान के यहाँ पे एक्स मान ले रहा हूं। ठीक है, एक्स मान लिया। ठीक, अच्छा, ये जो छोटा है, मतलब ये जो बहुत छोटा एलिमेंट काटा है, इसकी जो खुद में लंबाई है दैट इज आपका dx। ठीक है, तो मैंने dx एलिमेंट यहां पे काट लिया, जिसका चार्ज क्या है, dq चार्ज है, और वो चार्ज से x दूरी पे है। ठीक, और जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि जो चार्ज है रॉड से, उसका कुछ दूरी कांस्टेंट है, दैट इज आपका a दूरी है। तो ये पूरा सीन आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी अगर आपके पास पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज होगा तब तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, एक स्टैंडर्ड बॉडी रहेगा, कोई बड़ा चार्ज रहेगा, तो फिर उस बड़ा से चार्ज को अपन छोटा चार्ज लेंगे और उस छोटे से चार्ज को जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में बकायदा बताना होगा कि कहां से लेकर कहां तक जोड़ेंगे। ये कहां से लेकर कहां तक जोड़ना जो होता है, ये बोलते हैं लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट रखना। लोअर लिमिट मतलब शुरुआत कहां से करनी है, और अपर लिमिट मतलब एंड कहां से करना है। ठीक है, आया आपको समझ में। और ये जो रॉड की लंबाई भी आपको क्वेश्चन में दी होगी, दैट इज आपका एल। ठीक है, तो एल लेंथ का आपका रॉड है।
ठीक है, अब चलिए कहानी को यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू k k1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो एक तो k है, दूसरा क्या है, q है, और अगला वाला क्या है, अगला है आपका dq। अरे दो चार्जेस के बीच में जो आप कूलम्स लॉ लगा रहे हैं दैट इज आपका q और dq है। ठीक है, तो k इंटू में dq अपॉन में r स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी जी, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, और जो फोर्स होगा यहाँ पे वो भी छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे फोर्स को df से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब देखना यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, dq है। तो एक काम करेंगे, dq को रिप्लेस करेंगे x से, तो वो कैसे होगा सर, वो यहाँ पे लगेगा यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगेगा, यूनिटरी मेथड। अपन dq पे पता करेंगे कि dq को रिप्लेस करना है x के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करना है, ताकि अगर x है तो x ही ऊपर dx दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे x वेरिएबल है तो ऊपर क्या दिखना चाहिए, यहाँ dx होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बकायदा ये। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसके बाद, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि अगर नीचे x है तो ऊपर भी dx होना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, आपको पता है कि अगर l लेंथ का चार्ज है तो l लेंथ के चार्ज पे, l लेंथ का रॉड है तो उस पे चार्ज कितना है, q। ठीक है, अच्छा अगर l लेंथ का है तो उस पे q है, तो आपसे बोला dl पे कितना होगा, dl पे कितना हो जाएगा, सॉरी dl नहीं, यूनिटरी मेथड में करते हैं कि अगर l है तो q, तो 1 है तो कितना हो जाएगा, q बाई l। और आपको कितने पे निकालना है, आपको तो dx पे निकालना है, क्योंकि जो आपका एलिमेंट है वो dx उसकी लंबाई है। तो dx पे कितना हो जाएगा, dx पे हो जाएगा आपको यहां पे कितना हो जाएगा, q बाई एल, q बाई एल इंटू में dx पे निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई dx के। क्या यही dq है, अरे यही तो dq नहीं है ना, ये dq पे कितना चार्ज है, dq में dq चार्ज किसके बराबर है, q बाई एल इंटू में dx। ठीक है, अपन ने यही निकाला ना कि l लेंथ पे कितना चार्ज है, q, तो 1 पे कितना हो जाएगा, q बाई एल। तो dx लंबाई पे कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब वो dq की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज q बाई एल इंटू dx। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, मैं यहां पे लिखूंगा df इज इक्वल टू नथिंग बट k, q, और dq की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, दैट इज आपका q बाई एल, तो q अपॉन में l यहां पे मैंने लिख दिया, इनटू में x स्क्वायर तो है ही, और अब यहाँ पे क्या मेरा जो एम था दैट इज आपको dx रिप्रेजेंट करना था, अभी dx। अब मैं जोड़ूंगा, मैं तब जोड़ना स्टार्ट कर दूंगा जब यहाँ पे x है तो ऊपर क्या हो जाना चाहिए, dx हो जाना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कहां से लेकर कहां तक जोड़ना है। तो आपकी रॉड की लंबाई कहां से शुरू हो रही है, सबसे पहले तो a से शुरू हो रही है, ये लोअर लिमिट, यहां से लेकर आपको यहां तक जोड़ना है रॉड को। तो ये जो दूरी है वो कितनी दूरी पे है, क्या a दूरी पे है, अरे ये जो चार्ज से वो a दूरी पे है ना, पहला एलिमेंट जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी दूरी कितनी है, a, और जो लास्ट एलिमेंट जो फोर्स लगा रहा होगा उसकी दूरी कितनी है, a, और ये l, क्या a प्लस में l। तो जो पहला एलिमेंट जो फोर्स लगा रहा होगा ये a दूरी पे, तो यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट a लगा दिया। आखिरी एलिमेंट जो फोर्स लगा रहा होगा वो a प्लस l दूरी पे है चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे a प्लस l लिख दिया। तो ऐसे सेट करते हैं लिमिट। लिमिट मतलब होता है जो पहला एलिमेंट है उसका लोअर लिमिट लगता है, जो लास्ट एलिमेंट है वो कहां पे है उस पे आपको अपर लिमिट लगता है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझते हैं ना, बहुत ही थोड़ा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, इंटीग्रेशन भी मिक्स हो जाता है इसमें। अब आपको पता है कि df का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, f हो जाता है। इसमें जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करते नहीं, तो सबको बाहर कर दो। क्या क्या बच गया यहाँ पे, k, और q यहाँ पे क्या हो गया, q स्क्वायर अपॉन में l आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, dx अपॉन में x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन में x, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन में x, एंड देन आफ्टर आपके a प्लस l लिमिट्स, a प्लस l और यहाँ पे a। ठीक है, ये लिमिट्स आप सेट कर दोगे। तो ये लिमिट आपको रखने आना चाहिए, अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो इसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद आप चलिए, तो जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो आपको दिया है, कैलकुलेट फोर्स ऑन अ क्यू ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो अब की बार सेमी सर्कुलर रिंग की बात कर रहा है, तो सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग बना लेते हैं। ये लेट से आपका सेमी सर्कुलर रिंग बन के तैयार हो गया जी। ठीक है, थोड़ा सा आप ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक रेडियस आर का आपको सेमी सर्कुलर रिंग बन गया। लेट्स से ये आपका रेडियस आर हो गया। ठीक, और कोई चार्ज, एक चार्ज कहां पे रखा हुआ है सर, अब की बार बोला नहीं है तो देखिए चार्ज कहीं भी रख सकता है। इस क्वेश्चन में अपन चार्ज को मान लेते हैं चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो चार्ज इज एट सेंटर। ठीक, अच्छा सर अब की बार एलिमेंट कैसे लेंगे, जब भी आपको पता है सर दोनों तो पॉइंट चार्ज है नहीं, इसका जो अपन लेट से मान लेते हैं इस पे ऊपर जो चार्ज है दैट इज आपका लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज मतलब प्रत्येक मीटर पे लैम्डा कूलम चार्ज है। ठीक, अच्छा सर ठीक है, अब इसमें कैसे एलिमेंट लेंगे सर, तो ध्यान से देखो, पिछली बार जो रॉड वाले केस में जो चेंज हो रहा था वो डिस्टेंस चेंज हो रहा था। अगर इस पॉइंट की बात करें तो चार्ज से दूरी कुछ अलग थी, हर एक पॉइंट की चार्ज से दूरी अलग थी, डिस्टेंस अलग थी। अब की बार क्या हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग है क्या, नहीं नहीं, एक मिनट, अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस, मान जो इस चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी है r,
इससे डिस्टेंस कितनी है r, इससे डिस्टेंस कितनी है r, तो सबकी डिस्टेंस सेम है। बदल क्या रहा है इस पर, ध्यान से देखो, क्या इसका एंगल इस चार्ज से तो अलग नहीं है, बिल्कुल, क्या इसका एंगल तो अलग नहीं है, हर एक पॉइंट का अपन ने देखा तो पता चला कि हर एक पॉइंट का एंगल डिफरेंट है। तो अब की बार जो एलिमेंट लेंगे वो एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। तो लेट से बोल दिया कि ये एक छोटा सा एलिमेंट अपन ले रहे हैं, तो इस छोटे से एलिमेंट की एंगल को डिफाइन करेंगे, तो इसका ये छोटा सा एंगल मान लिया कि ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे, और खुद में जो एंगल बना रहा है दैट इज आपका डी थीटा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं, ये छोटा सा एंगल कितना हो गया, डी थीटा, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस पता करेंगे, आर्क का जो इस छोटा सा आर्क का डिस्टेंस है, पिछली बार dx था, अब की बार क्या है, अब की बार इस छोटा डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि आर्क का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है, आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपको, आर्क की लंबाई कैसे निकालते हैं, एंगल और रेडियस की मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, डी थीटा, और रेडियस कितना है, रेडियस लेट से कैपिटल आ रहा है, तो आर डी थीटा हो गया जी। अब की बार लंबाई कितना हो गया, आर डी थीटा। डीएक्स क्यों नहीं लिया सर, डीएक्स क्यों नहीं लिया, मैंने बोला डीएक्स इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इस बार एक्स नहीं बदल रहा है, इस बार एंगल बदल रहा है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लेंगे, इसलिए आर डी थीटा हुआ। समझ में आपको आना चाहिए, चीजों को रटना नहीं है, तो आर डी थीटा हो गया, ठीक। अच्छा ठीक है सर, डीक्यू को भी रिप्लेस कर लेते हैं, लगे हाथ। आपको पता है कि सर फॉर्मूले में डीक्यू तो नजर आएगा, क्योंकि अगर मैं कूलम्स लॉ लगाऊंगा तो कूलम्स लॉ कैसे लगाऊंगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा एफ हो जाएगा, के क्यू1, एक तो क्यू है और दूसरा क्या है, डीक्यू, अपॉन में दोनों के बीच की दूरी कितनी है, रेडियस के बराबर है, तो अपॉन में कैपिटल का आर स्क्वायर, डीक्यू को तो रिप्लेस करना ही है, ठीक है। तो ऐसे डेरिवेशन में हमेशा क्या करते हैं, डीक्यू को रिप्लेस करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डीक्यू को रिप्लेस करो, कैसे सर रिप्लेस कैसे करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि बाय यूनिटरी मेथड। तो मैं ऐसे चीजों को डायलॉग्स बना के आपको चीजों को लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में आपको क्लिक कर जाए, ठीक है, ठीक है। तो बाय यूनिटरी मेथड, ठीक। तो मैं यूनिटरी मेथड से डीक्यू को रिप्लेस करूंगा, कैसे, यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं, अभी अभी आपको बताया कि अगर बात करें तो पूरे रिंग के ऊपर, पूरे रिंग की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर है, पाई आर है, अरे सेमी सर्कुलर ना, टोटल होता तो 2 पाई आर होता, और चूंकि हाफ है इसलिए पाई आर हो गया। तो पाई आर के ऊपर चार्ज कितना है, पाई आर के ऊपर चार्ज है जी क्यू, ठीक। तो एक के ऊपर कितना हो जाएगा, एक के ऊपर हो जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर, ठीक है। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पूरे से चीज को आप लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, अपन को किसमें चाहिए, अपन को चाहिए लैम्डा इनटू में आर डी थीटा पे चाहिए, ठीक है। चलिए अपन को आर डी थीटा पे पता करना है, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। आर डी थीटा पे पता करना है कि आर डी थीटा पे चार्ज कितना होगा, तो क्यू अपॉन में पाई आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर डी थीटा से। अभी भी बोला आपको कि क्यू अपॉन में पाई आर को आप लेमडा से लिख सकते हो, तो जो डी क्यू की वैल्यू आ गई दैट इज आपका लेमडा इंटू में आर डी थीटा। अरे सिंपल है ना यूनिटरी मेथड, पाई आर पे चार्ज क्यू हुआ तो एक पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में पाई आर, तो आर डी थीटा जो लंबाई थी उस पे चार्ज कितना हो जाएगा, दैट लैम्डा इनटू आर डी थीटा। तो रिप्लेस कर देंगे ये, तो डीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, के इंटू में क्यू इंटू में डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस पूरे कहानी में डीएफ आ गया, ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा सा मजे की बात क्या है, इसमें ट्विस्ट है, ये रॉड वाला किसने इस बार एंगल बदल रहा है। अब देखना इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फोर्स का, कैसे सर डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा सोचिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी ना, क्या इसकी डायरेक्शन इधर होगी, डीएफ, ठीक। अच्छा, इस डीएफ के दो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स की तरफ हो जाएगा दैट इज अपन क्या बोलेंगे डीएफ, अच्छा थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा इधर देखो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपको वर्टिकली हो जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। इस थीटा को देखो वर्टिकली अपोजिट क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है, तो ये थीटा वर्टिकली अपोजिट से देखे तो ये भी थीटा, अरे जस्ट उसके सामने वाला वर्टिकली अपोजिट होता है ना, और आपको पता है कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया डीएफ कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपको डीएफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब की बार जो फोर्स निकल रहा होगा वो दो डायरेक्शन में निकल रहा होगा, अगर x डायरेक्शन में निकाल रहे होंगे तो x डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो आपको df नहीं होगा बल्कि होगा df cos थीटा। तो इस बार जो फोर्स हो रहा होगा दैट इज आपका df इनटू में x डायरेक्शन वाला फोर्स कितना है df cos थीटा, तो यहां पे लिखेंगे df इनटू में cos थीटा। आया बात समझ में आपको सिंपल सी, तो फोर्स इज इक्वल टू df की वैल्यू तो सर अपन निकाल के आए ना, दैट इज kq लैम्डा rd थीटा अपॉन में r स्क्वायर। हां, तो यहां पे लिखेंगे kq, ठीक है, kq लैम्डा r, ठीक है, और क्या आया था आपको डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा तो अपनी जगह है। क्या आपको इस सिंपल सी बात समझ में, ये एक्स डायरेक्शन का निकल गया। ऐसे ही अगर वाई डायरेक्शन की निकाले तो वाई डायरेक्शन का फोर्स क्या हो रहा होगा, वाई डायरेक्शन का फोर्स आपको जो आ रहा होगा दैट इज आपको, मैं इसको एफ एक्स लिख देते हैं, वाई डायरेक्शन का जो फोर्स आ रहा होगा दैट इज आपका एफ वाई,
और Fy की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, df इंटू में sin थीटा, और df की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्वेश्चन में, तो df है आपका kq लैम्डा rt थीटा अपॉन में नीचे क्या है r स्क्वायर, और यहाँ पे है जी आपका sin थीटा। अब इंटीग्रेशन की बारी आएगी, क्योंकि जोड़ना है, छोटे एलिमेंट द्वारा निकाल दिया, अब चीजों को जोड़ेंगे, और जोड़ना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो f का इंटीग्रेशन f ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा कांस्टेंट लोगों को बाहर निकाल देंगे, k q लैम्डा r, एक आर से एक आर उड़ा भी देते हैं, ये सभी कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, एंगल। कहां से कहां तक एंगल बदल रहा है, ध्यान से देखो। तो एंगल जो बदल रहा है, पहला एलिमेंट क्या 0 डिग्री एंगल पे पाया जा रहा है, बिल्कुल सर, पहला एलिमेंट 0 डिग्री, क्यू से एंगल देखो 0 डिग्री, और आखिरी जो एलिमेंट है उसके क्यू से कितना एंगल बना रहा है, क्या 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री तो बना रहा है ना, सॉरी 180 डिग्री बना रहा है। अगर हाफ होता पूरा यहां पे होता सोचो तो 90 डिग्री हो रहा होता। तो जोड़ते 0 से लेके 90 तक, अगर क्वार्टर रिंग होता तो क्या बोला सर, अगर क्वार्टर रिंग होता तो पहला एलिमेंट 0 पे मिलता, आखिरी 90 पे मिलता। सेमी सर्कुलर है इसीलिए, सेमी सर्कुलर है इसीलिए मिला आपको 180 पे। अब एक बच्चे ने बोला सर अगर कल को पूरा रिंग होता ना, पूरा रिंग, तो आखिरी एलिमेंट 360 डिग्री पे मिलता। हाँ, आखिरी एलिमेंट आपको 360 से मिलता। तो जो इंटीग्रेशन करते वो 0 से लेकर 2 पाई तक करते, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू बदलते जाओ, आपको क्वार्टर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, फुल रिंग सभी का फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सभी रिंग का कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, बस लिमिट की वैल्यू आप चेंज कर देना। ठीक है, ठीक, तो 0 से लेकर कहां तक करेंगे, 0 से लेकर आपको पाई तक करेंगे। आया आपको समझ में। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, ये fx इज इक्वल टू क्या हो गया, सभी लोगों को बाहर कर दो, दैट इज आपको kq लैम्डा अपॉन में क्या हो गया, r बाहर आ गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है जी, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, और sin थीटा पे जो लिमिट पड़ेगी दैट इज आपका पाई और 0 पड़ेगी। आपको पता है sin पाई भी 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, सारा का सारा फोर्स y डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। और देखो कैसे सारा का फोर्स लग रहा होगा y डायरेक्शन में। इस बार भी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर पाई तक। सभी कांस्टेंट लोगों को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा sin थीटा, और sin थीटा का क्या हो जाएगा, kq लैम्डा अपॉन में r। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा होगा ना, और माइनस को बाहर कर देते हैं, cos थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और कहां से कहां तक, आपको 0 से लेकर पाई तक। आपको पता है cos पाई कितना होता है, cos पाई हो जाता है -1, जिससे माइनस खत्म हो जाएगा, और cos 0 भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2kq लैम्डा अपॉन में r। ठीक है, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। ठीक है, तो ये आपको विजिबल हो गया होगा अच्छे से, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट होगा दैट इज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहाँ पे ही रोक देते हैं, और वीडियो को अच्छे से देख लेना, सभी डेरिवेशन ऐसे ही आगे प्रोसीड करोगे, सभी चैप्टर के मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करो जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।